हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी टेल यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी का यूनिट 1 का टॉपिक एग्जेम्पशंस। हम एक एक करके एक एक एग्जेम्पशंस को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे और पहले तो ये समझेंगे कि ये एग्जेम्पशंस होती क्या है। देखो, एग्जेम्पशंस ना बहुत सारी हैं और ये ना याद रखने में बड़ी दिक्कत होती है, तो मैंने ना बड़े अच्छे से आपको ये समझाना है ताकि एक भी एग्जेम्पशन इधर से उधर ना और आपके माइंड में फिट हो जाए। तो ये जो लोग अभी सोच रहे हैं ना कि बीच में अभी इंस्टाग्राम खोलने की, मत सोचो। जरा सा डिस्ट्रैक्शन हुआ और तुम्हारा जो ये एग्जाम्शन वाला टॉपिक है ना वो गया हाथ से, तो जरा थोड़ा ध्यान से पढ़ना। तो पहले ये समझते हैं कि एग्जाम सप्लाई होती क्या है। देखो, किसी भी गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई करना जो कि निल रेट ऑफ टैक्स अट्रैक्ट करता है, मतलब उस पर 0% का टैक्स लगता है, या फिर वो होली एग्जेम्प्ट है अंडर द टैक्स अंडर सेक्शन 11 या सेक्शन 6, तो वो हमारा एग्जेम्प्ट माना जाता है। ये जो पावर है ना एग्जेम्पशन की, वो गवर्नमेंट के हाथ में है। वो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को एग्जेम्प्ट डिक्लेयर कर सकती है ऑन अ रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। सो हमारी जो पहली एग्जेम्पशन की कैटेगरी है दैट इज हेल्थ केयर। ठीक है, पहली कैटेगरी है हेल्थ केयर। अब इसके अंदर ना कुछ सर्विसेज भी आती हैं और कुछ गुड्स भी आते हैं। तो पहले सर्विसेज पे बात करते हैं। देखो, कोर क्लिनिकल एग्जेम्पशन। अगर कोई भी क्लिनिकल एस्टैब्लिश्ड क्लिनिक आपको कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जो नॉर्मल क्लिनिकल सर्विसेज होती हैं लाइक डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, वो सारी की सारी एग्जेम्प्ट होती हैं। अभी कोर क्लिनिकल कौन होता है? ये ऑथराइज्ड क्लिनिक होते हैं, जैसे क्लिनिक एस्टैब्लिशमेंट, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड पैरामेडिक्स। इसके अलावा अगर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है एम्बुलेंस के थ्रू फॉर द पेशेंट, वो भी पूरी तरह एग्जेम्प्ट है, भले ही ये थर्ड पार्टी प्रोवाइड करती है। व्हाट आई मीन बाय द थर्ड पार्टी? भले ही ये हॉस्पिटल खुद से प्रोवाइड ना कर रहा हो और किसी और एजेंसी को उसने लगा रखा हो ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन एम्बुलेंस की सर्विस पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है रिहैबिलिटेशन एंड वेटरनरी केयर। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सो जो रिहैबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है ना बाय द रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, वो एग्जेम्प्ट है लेकिन अंडर द स्पेसिफाइड कंडीशन। अब वो कंडीशन क्या है? तो पहला है ऑथराइज्ड प्रोफेशनल, मतलब जो भी प्रोफेशनल है ना वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए अंडर द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992। दूसरा नेचर ऑफ सर्विस, मतलब कौन कौन सी सर्विस वो आपको प्रोवाइड कर सकता है, तो रिहैबिलिटेशन, थेरेपी और काउंसलिंग। ऑथराइज्ड लोकेशन, ये जो सर्विस है ना वो कवर्ड होनी चाहिए बाय द सेक्ट एक्ट प्रोवाइडेड एट, कहाँ पे प्रोवाइड होनी चाहिए सर्विस आपको? मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट में या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, या फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर जो कि स्टैब्लिश करे गए हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के द्वारा, और ये रजिस्टर्ड भी है अंडर दिस सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, इसके अलावा जो वेटरनरी सर्विस है, देखो वेटरनरी सर्विस कौन सी होती है? वो सर्विस जो एनिमल्स को प्रोवाइड करी जाती है। तो अगर वेटरनरी सर्विस वेटरनरी क्लिनिक प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट होती हैं अंडर द जीएसटी। इस नेक्स्ट इज रूम रेंट रूल एंड एग्जेम्प्ट गुड। देखो, रूम रेंट की क्या रूल है? तो अगर कोई भी पर्सन हॉस्पिटलाइज है और वहाँ पे उसका जो रूम का रेंट है वो 5,000 पर डे के हिसाब से है, तो उतना अमाउंट एग्जेम्प्ट है। लेकिन उससे ज़्यादा है, मतलब अगर रूम का रेंट 5,000 पर डे के अबव है तो वहाँ पे 5% का जीएसटी लग जाता है। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई भी पर्सन आईसीयू, सीसीयू, एनआईसीयू में भर्ती है तो वहाँ पे कितना भी अमाउंट हो डजेंट मैटर, वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि ये क्रिटिकल केयर एग्जेम्पशन यहाँ पे अप्लाई होती है। इसके अलावा कुछ इसेंशियल गुड्स भी हैं जो कि एग्जेम्पशन में आते हैं और ये हेल्थ वाले सेक्टर में ही माने जाते हैं, जैसे कि ह्यूमन ब्लड, कॉन्ट्रासेप्ट, सैनिटरी प्रोडक्ट लाइक टॉवल, नैपकिन एंड टैम्पून्स। ठीक है, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी पे विच इज एजुकेशन। तो एजुकेशन वाली में क्या क्या एग्जेम्पशन होता है वो समझते हैं। तो ये एंट्री 66 के अंडर डिफाइन करे जाते हैं। देखो, सबसे पहले आप ना ये समझो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर द जीएसटी एक्ट कौन कौन से हैं। तो एक तो प्री स्कूल टू हाई सेकेंडरी, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है प्री स्कूल अप टू द क्लास 12 और इट्स इक्विवेलेंट। इसके अलावा अगर कोई हायर रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि डिग्री, लॉ, डिप्लोमा वगैरह प्रोवाइड कर रहा है तो दैट इज
हायर एजुकेशन। इसके अलावा अगर कोई अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स है, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है एज अ पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आता है। अब ये जो एजुकेशनल वाली एग्जेम्पशन है ना, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो वो जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विस प्रोवाइड करता है, और दूसरा वो जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो पहले पढ़ते हैं सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा? एजुकेशन की सर्विस, ठीक है, अपनी कोर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। कोर सर्विस क्या होगी भाई? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो एजुकेशन की ही कोर सर्विस होगी ना। जब अपनी कोई भी कोर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टू द स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ, वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है फ्रॉम द जीएसटी। इसके अलावा अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम की फीस कलेक्ट कर रहा है, वो ठीक है, फीस कलेक्ट करी जा रही है फॉर कंडक्टिंग अ एंट्रेंस एग्जाम, वो भी पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है फॉर फ्रॉम द जीएसटी अक्रॉस द ऑल इंस्टीट्यूशन टाइप। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, सर्विस प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये 5 सर्विस हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, मतलब आने जाने की सुविधा अगर दी जा रही है गाड़ी की। कैटरिंग, कैटरिंग का मतलब क्या? मिड डे मील वगैरह। हाउस कीपिंग या सिक्योरिटी, एडमिशन एग्जाम कंडक्ट एंड ऑनलाइन जर्नल। अब ये कौन सी सर्विस एग्जेम्प्ट होगी, वो डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूशन स्कूल है या फिर कॉलेज है, क्योंकि कुछ सर्विसेज स्कूल के लिए एग्जेम्प्ट है और कुछ सर्विसेज कॉलेज के लिए। नाउ मूविंग टू द टेबल, ये टेबल आपको बड़े अच्छे से समझाएगी कि कौन सी सर्विस किसके लिए एग्जेम्प्ट है और किसके लिए नहीं है। देखो, इस टेबल को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। अगर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है तो वो स्कूल के लिए तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन कॉलेज और वोकेशनल यूनिवर्सिटीज के लिए टैक्सेबल है। कैटरिंग की सर्विस पे स्कूल के लिए एग्जेम्प्ट है, बट यहाँ पे एग्जेम्प्ट नहीं है, यहाँ टैक्सेबल है। सिक्योरिटी, क्लीनिंग और हाउसकीपिंग की सर्विस भी सिर्फ स्कूल के लिए एग्जेम्प्ट है, बट जो एडमिशन और एग्जाम कंडक्ट की है वो दोनों के लिए ही एग्जेम्प्ट है। और ऑनलाइन जर्नल और पीरियोडिकल्स की सर्विस स्कूल के लिए नहीं है, स्कूल के लिए टैक्सेबल है, बट कॉलेज, यूनिवर्सिटी और वोकेशनल के लिए एग्जेम्प्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। गाइस, ये जो भी मैंने आपको इमेज की हेल्प से पढ़ाया है ना, ये पूरा मैंने डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो ये मत समझना कि बस एग्जाम में मतलब इमेज की हेल्प से ही पढ़ा दिया, कुछ डिटेल में नहीं है। इन नोट्स में मैंने डिटेल भी ऐड करी है, बट इमेज की हेल्प से अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, तो इसलिए आई एम रेफरिंग टू द इमेज। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज एग्रीकल्चर। देखो, एग्रीकल्चर की जो एग्जाम्पशन है ना, वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, क्योंकि ये पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को गाइड करती है। सबसे पहले सर्विस आती है वेयर हाउस एंड स्टोरेज सर्विस। अगर कोई भी इसेंशियल क्रॉप है, इसेंशियल क्रॉप की कैटेगरी में क्या आती है? ये सारी की सारी इसेंशियल कैटेगरी की क्रॉप में आती है। अगर इनमें से कोई भी सर्विस है, ठीक है, और उसमें कोई भी लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज या वेयर हाउस की सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है, तो वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होती है। इसके अलावा अगर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स बाय द रेल एंड वेसल ट्रांजिट, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। किस किस केस में? ऑर्गेनिक मैन्योर के केस में, मिल्क, सॉल्ट और फूड ग्रेन के केस में, इंक्लूडिंग अ फ्लोर, ठीक है। और अगर वो जीटी के थ्रू दी जा रही है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू दी जा रही है, तो भी वो एग्जेम्प्ट है। किस केस में? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइक सॉल्ट, फूड ग्रेन, ऑर्गेनिक मैन्योर बाय द रोड, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी गवर्नमेंट बैक्ड इंश्योरेंस स्कीम है, लाइक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है, तो वो पूरे का पूरा एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा लाइफ स्टॉक और इक्विपमेंट कवरेज आपको दी जा रही है, जो कि दी जाती है कैटल इंश्योरेंस अंडर द स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, या फिर इंश्योरेंस फॉर एग्रीकल्चर पंपसेट या फिर फील्ड वेल, तो ये कि पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट है। या फिर वेदर बेस्ड कोई प्रोटेक्शन दी जा रही है, जैसे कि रीस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ये भी पूरी एग्जेम्प्ट है फ्रॉम द टैक्स। इसके अलावा अगर आपको कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन फॉर एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दिया जा रहा है फॉर द फार्मर्स ट्यूबवेल, तो वो भी एग्जेम्प्ट है फॉर एग्रीकल्चर यूज। इसके अलावा अगर कोई फार्मर की वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है बाय द नॉन प्रॉफिट एंटिटी या फिर यूनिकॉर्पोरेटेड बॉडी के द्वारा फॉर अ वेलफेयर ऑफ एग्रीकल्चर लेबर या फार्मर, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है कि एग्जम्पशन तभी अप्लाई होगी अगर मेंबरशिप फीस जो है वो 1,000 रुपये पर मेंबर है। अगर उससे ज़्यादा है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, लीगल सर्विस। देखो, लीगल एंड आर्बिट्रल सर्विस,
अब इसको ना 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, आप देख सकते हो कैटेगरी 1, 2 एंड 3। अब एक एक करके ना एक एक कैटेगरी को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। लीगल सर्विस स्टेटस अंडर द जीएसटी लॉ, जो भी सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है बाय द आर्बिट्री ट्रिब्यूनल फॉर डिस्प्यूट रिसोल्यूशन आर क्लासिफाइड एज अ लीगल सर्विस। अब अगर लीगल सर्विस किसी नॉन बिजनेस या स्मॉल बिजनेस को दी जाती है तो वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर लार्ज बिजनेस को दी जाती है तो टैक्सेबल है। अब मैम ये स्मॉल बिजनेस है या लार्ज बिजनेस, ये पता कैसे चलेगा? अभी मैंने आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ाया था ना, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में मैंने आपको थ्रेशोल्ड पढ़ाया था। तो अगर थ्रेशोल्ड से कम लिमिट है, मतलब थ्रेशोल्ड पार नहीं हो रहा, तो वो स्मॉल बिजनेस है और वहाँ पे नील टैक्स लगेगा। बट अगर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि लिमिट एक्सटेंड कर रही है और वो टैक्सेबल होगा अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी मैंने वहीं आपको पढ़ा दिया था, बट आपका आगे चैप्टर है पूरा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो वहाँ पे तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिर भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी इज पार्टनरशिप फर्म एंड द इंडिविजुअल एडवोकेट। देखो, अगर कोई भी सर्विस पार्टनरशिप फर्म या इंडिविजुअल एडवोकेट द्वारा प्रोवाइड करी जा रही है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसके अंदर ना सीनियर एडवोकेट नहीं आते, ये ध्यान रखना। सीनियर एडवोकेट को अलग कैटेगरी में हम पढ़ेंगे, तो थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म दूसरी पार्टनरशिप फर्म को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, या फिर कोई एक जो इंडिविजुअल एडवोकेट है वो दूसरे इंडिविजुअल एडवोकेट को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो पूरी तरह एग्जेम्प्ट होती है। इसके अलावा अगर कोई पार्टनरशिप फर्म या फिर इंडिविजुअल कोई लीगल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी पर्सन को इन रिगार्डिंग टू द पर्सनल डिस्प्यूट, जैसे डिवोर्स, प्रॉपर्टी मैटर, तो वो पूरा हमारा एग्जेम्प्ट होता है अंडर द जीएसटी। नाउ मूविंग टू द थर्ड कैटेगरी, दैट इज सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट पे कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है एज कम्पेयर टू अदर टू कैटेगरी। अगर कोई भी सर्विस सीनियर एडवोकेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहा है तो वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर कोई एक सीनियर एडवोकेट दूसरे सीनियर एडवोकेट को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो टैक्सेबल होती। यहाँ पे मैंने एक पूरी टेबल अटैच करी है जो आपको पूरी तरीके से समझाएगी कि कहाँ कहाँ पे टैक्सेबल है और कहाँ कहाँ पे नहीं है, और ये भी टेबल पूरी 3 कैटेगरी में डिवाइड मैंने करी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज रेंटिंग रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। देखो, रेंट पे अपने घर को देने में कब जीएसटी लगता है कब नहीं लगता वो हम पढ़ेंगे, तो ये भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। पहली कैटेगरी है फंडामेंटल ऑफ एंट्री 12। देखो, एंट्री 12 जो है ना वो डील करती है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग पे। जनरल एग्जेम्पशन रूल ये है कि अगर किसी भी पर्सन को एक घर दिया जाता है, मान लो चिंटू को किसी ने अपना घर दिया है फॉर अ रेजिडेंस पर्पस, रहने के लिए, तो वो एग्जेम्प्ट है, वो जीएसटी के अंदर नहीं आता। यहाँ पे पर्पस यही होना चाहिए कि वहाँ पे पर्सन रहे। मान लो चिंटू को किसी ने घर दे दिया और उसने पहले तो बोला था कि मैं रेजिडेंस पर्पस के लिए ले रहा हूँ, फिर चिंटू ने क्या किया कि वहाँ पे ऑफिस या शोरूम खोल लिया, तो उस केस में वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है, दैट इज रजिस्टर्ड पर्सन ट्रैप। इसका मतलब क्या है कि अगर पर्सन टैक्सेबल, अगर पर्सन जो है वो रजिस्टर्ड है, तो ये वाली जो कंडीशन है ना, जनरल रूल, वो वॉइड हो जाता है। अब इसको ना थोड़ा डिटेल में समझो। लेट सपोज अब चिंटू ने किसी को अपना घर दिया है रेंट पे, और किसको दिया है, मान लो वो कोई कंपनी है जो रेंट करना चाहती थी गेस्ट हाउस को, तो इस केस में ये जो सर्विस है ये टैक्सेबल है। और टैक्स कौन पे करेगा, क्योंकि जो जिसको सर्विस दी जा रही है वो रजिस्टर्ड है, तो इस केस में टैक्स हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर ही जाएगा। ठीक है, अब इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट एग्जेम्पशन और है। क्या, अगर कोई भी पर्सन जो है वो सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है, और उसने प्रॉपर्टी रेंट करी है अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए इंस्टेड ऑफ बिजनेस यूज, तो उस केस में भी एग्जेम्पशन अप्लाई होती है। यहाँ पे ना एक एग्जांपल है, उसकी हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ। मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए का ना एक बिजनेस चलता है दैट इज ए एंटरप्राइज, तो इसलिए वो रजिस्टर्ड है, बट उन्होंने एक फ्लैट रेंट करा अपनी फैमिली के लिए ताकि वो उनकी फैमिली वहां पे रह सके, तो इट इज एग्जेम्प्ट अंडर द जीएसटी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी और आती है, स्पेसिफिक एक्सक्लूजन भी है, जहाँ पे भले ही सर्विस रहने के लिए दी जा रही है बट वो एग्जेम्पशन के अंदर नहीं आती। देखो, एकोमोडेशन दैट आर नॉट एग्जेम्प्ट, एंट्री 12 एग्जेम्पशन डू नॉट अप्लाई टू स्टूडेंट रेजिडेंस, हॉस्टल, कैंप और द पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन। अगर आपको कोई पीजी की, हॉस्टल की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा रही है स्टूडेंट्स को, तो वो एग्जेम्पशन के अंदर नहीं आती, उस पर टैक्स लगता है। मैंने यहाँ पे एक टेबल भी अटैच करी है फॉर अ क्विक रेफरेंस, ताकि आपको समझ आए कि कहाँ पे टैक्स लग रहा है और कहाँ पे नहीं लग रहा।
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एंट्री दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्शन क्या है कि कैसे पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उस पर कौन कौन सी एग्जाम्शन लगती है। अब इसको ना मैंने कैटेगरीज में डिवाइड किया है, पहला एयर ट्रांसपोर्ट, दूसरा रेल एंड अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले ना एयर ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं। देखो गवर्नमेंट ना एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाना चाहती थी कुछ स्पेसिफिक रीजन में। अब मैम ये स्पेसिफिक रीजन क्यों, क्योंकि यहाँ पे रोड और रेलवे की इतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो पहले आता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड बगडोरा। मतलब अगर आपकी जो फ्लाइट है वो इन रीजन से, इन सारे स्टेट से उड़ के कहीं और आपकी टर्मिनेट होती है, या फिर कहीं और से उड़ के इन स्टेट में टर्मिनेट होती है, तो आप जो है वो एग्जेम्पशन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अभी कौन कौन से स्टेट हैं, तो देखो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, और ये लंबी चौड़ी जो है वो लिस्ट है। इसके अलावा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जो थी वो इसलिए बनाई गई थी ताकि एयर कनेक्टिविटी जो है स्मॉल सिटीज़ में उसको इनकरेज करा जाए। मतलब अगर किसी भी पर्सन की जो जर्नी है और वो ट्रेन मतलब एयरप्लेन से ट्रैवल कर रहा है और उसकी जर्नी स्टार्ट होती है, टर्मिनेट होती है आरसीएस एयरपोर्ट पे, तो वो सर्विस उसकी एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन ये एग्जेम्पशन सिर्फ 3 साल के लिए वैलिड है, जब से ये ऑपरेशन शुरू हुए हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट दैट इज रेल एंड अदर मोड। रेल एंड अदर मोड में क्या है कि मान लो अगर ये चिंटू जो है वो रेल से ट्रेवल कर रहा है, और ये कौन सी क्लास में ट्रेवल कर रहा है, स्लीपर क्लास, जनरल क्लास या सेकंड क्लास, और सेकंड क्लास में भी नॉन एसी में, तो ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर चिंटू जो है वो फर्स्ट क्लास या एयर कंडीशनल कोच में ट्रेवल कर रहा है, तो ये टैक्सेबल कैटेगरी में आएगा, एग्जेम्पशन इसको नहीं मिलेगी। इसके अलावा मेट्रो, मोनोरेल और ट्रम्प वे, ये सारी की सारी एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आती है, इन पे टैक्स नहीं लगता, मतलब इन पे जीएसटी अप्लाई नहीं होता है। इसके अलावा वाटर ट्रांसपोर्ट, देखो अगर ट्रांसपोर्टेशन रिवर कैनाल से हो रहा है ना तो वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन इसकी एक एग्जेम्पशन है। क्या एक्सेप्शन ये है कि अगर टूरिज्म पर्पस के लिए हो रहा है तो टैक्सेबल होगा, ये ध्यान रखना कि अगर टूरिज्म पर्पस के लिए हो रहा है तो टैक्सेबल है। देन नेक्स्ट इज रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट में यह है कि अगर कोई भी टैक्सी मीटर पे ऑपरेट कर रही है और उससे ये चिंटू ट्रैवल कर रहा है तो ये एग्जाम्पशन में आएगा। मान लो चिंटू का मन कर रहा है ई रिक्शा से ट्रैवल करने का, तो भी एग्जाम्पशन में आएगा। लेकिन अगर चिंटू ने ओला या उबर से अपनी टैक्सी, ऑटो कुछ भी जो है बुक करा है, तो फिर वो टैक्सेबल कैटेगरी में आएगा। इन दोनों से करा है तो एग्जेम्प्ट है, ओला उबर से करा है मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से, तो टैक्सेबल कैटेगरी में आता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज जीएसटी ऑन गुड्स ट्रांसपोर्टेशन। देखो प्रॉपर वैसे तो ये गाइड मैंने यहाँ दे रखी है, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाना चाहती हूँ। तो देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, गुड्स ट्रांसपोर्ट करने पे कब टैक्सेबल है कब एग्जेम्प्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले पढ़ते हैं रोड से। अगर कोई भी सामान रोड से जा रहा है तो वो एग्जाम कैटेगरी में आता है। वाह मैम क्या बात बता दी, रोड से कुछ भी सामान जा रहा है तो वो एग्जाम कैटेगरी में आता है। हाँ आता है, लेकिन अगर आपका जो सामान है वो जीटीए के थ्रू ट्रेवल हो रहा है या कोरियर एजेंसी के थ्रू, तो फिर आप टैक्स वाली कैटेगरी में आ जाओगे। अब जीटीए क्या होती है और ये नॉन जीटीए एजेंसी क्या होती है, तो देखो जीटीए एजेंसी क्या होती है और नॉन जीटीए एजेंसी क्या होती है, इसको बड़े ध्यान से समझना। नॉन जीटीए ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि मान लो कोई इंडिविजुअल ट्रक ओनर है, ठीक है, वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। मान लो ये जो चिंटू है ना इसका ट्रक है, और भाई साहब ये चिंटू ट्रक से आपका सामान लेकर जा रहा है तो टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर कोई प्रोफेशनल लॉजिस्टिक कंपनी है या कोरियर कंपनी है और वो सामान जो है वो लेकर जा रही है तो टैक्स लगेगा, तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। अब मैम ऐसा कुछ हो सकता है कि मान लो मेरा जीटीए के थ्रू ही जा रहा हो या कोरियर के थ्रू ही जा रहा हो फिर भी मुझे एग्जेम्पशन मिल जाए? हाँ मिल सकती है एग्जेम्पशन। कब? अगर आप इन कैटेगरीज में आते हो। पहली कैटेगरी कि आप जो सामान लेवा के जा रहे हो ना, आपका जो सामान लिया जा रहा है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, फूड इसेंशियल, ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर, रिलीफ मटेरियल या डिफेंस इक्विपमेंट है, तो फिर जीटीए के थ्रू ही क्यों ना जा रहा हो, आप एग्जेम्पशन कैटेगरी में आओगे। मैम सामान तो ये नहीं है, कुछ और सामान है, तो आ सकता है? हाँ आ सकता है। कैसे? देखो अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, ठीक है, और फिर आपका सामान जीटीए के थ्रू जा रहा है तो भी आप एग्जामिशन कैटेगरी में आ सकते हो। अब इसका ना एक एग्जांपल समझो। मान लो कोई एक सैलरी इंडिविजुअल है, सैलरी इंडिविजुअल का मतलब है कि ये चिंटू है और इसका कोई बिजनेस नहीं है, बस ये एक नौकरी करता है और उसी की सैलरी इसकी आती है, और इसने जीटीए को हायर किया ताकि अपना जो घर का सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। लेकिन यहाँ पे ना एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है
कि ये वाली चीज़ ना अप्लाई नहीं होती है अगर पर्सन स्पेसिफाइड रेसिपेंट हो तो। अब ये स्पेसिफाइड रेसिपेंट क्या होता है? देखो, ये 6 कैटेगरी हैं स्पेसिफाइड रेसिपेंट की। अगर कोई भी पर्सन इन स्पेसिफाइड रेसिपेंट की कैटेगरी में आता है तो भले ही वो अनरजिस्टर्ड क्यों ना हो, फिर भी उसे टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी लगेगा उस पर। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट बॉडीज़ को सर्विस प्रोवाइड करी जाती है तो भी जीएसटी नहीं लगता। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है। क्या? उसकी एक क्रूशल कंडीशन है कि ये एग्जम्पशन तभी मिलेगी अगर गवर्नमेंट एंटिटी, मतलब जिस भी गवर्नमेंट एंटिटी को ये सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है, वो जीएसटी में सिर्फ इसलिए रजिस्टर्ड हुई है क्योंकि उसे टीडीएस काटना है और कुछ नहीं। मतलब वो टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई नहीं करती, बस इसीलिए अपने आप को रजिस्टर करा रखा है कि उसे टीडीएस काटना है। तो उस केस में वो एग्जम्पशन कैटेगरी को एंजॉय कर सकती है। देन नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल एंड वेसल। इसमें क्या होता है कि देखो, अगर एसेंशियल आइटम्स, मतलब जो एसेंशियल कैटेगरी वाले आइटम हैं, जैसे कि ये पूरी लिस्ट, ये वही लिस्ट है जो भी मैंने ऊपर पढ़ाई थी, ये अगर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं किसी से भी हो, रेल या वेसल से, तो ये हमारे एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आते हैं। और इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन बाय वेसल्स। अगर एक्सपोर्ट हो रहा है, अभी एक्सपोर्ट क्या है, मान लो कोई गुड्स ना ट्रांसपोर्ट करे जा रहे हैं, कहाँ से? इंडिया के कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस से आउटसाइड इंडिया जा रहे हैं, तो इस पे ना टैक्स लगेगा। पहले ये टैक्सेबल कैटेगरी में नहीं आता था, लेकिन 2022 से ये टैक्सेबल कैटेगरी में आता है, अब एग्जाम नहीं रहा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि कई बारी ऐसी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है। देन नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन बाय इनलैंड वाटरवे। इनलैंड वाटरवे से अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है ना, तो फुल्ली एग्जाम्प्ट है, भले ही वो एसेंशियल गुड्स हो या कोई से भी गुड्स हो, फुल्ली एग्जाम्प्ट है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर। देखो, हवाई जहाज से अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना, तो इंपोर्ट फ्रिट्स तो आपके एग्जाम्प्ट है, लेकिन एक्सपोर्ट फ्रिट्स टैक्सेबल है। कैसे? अगर इंडिया के बाहर से सामान आपका आ रहा है एयरक्राफ्ट में और कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस तक आ रहा है, तो ये एग्जेम्प्ट है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कस्टम ड्यूटी तो पे करी ही जा रही है, तो फिर दोबारा क्यों ड्यूटी लगानी। लेकिन अगर क्लियरेंस, कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया से आउटसाइड इंडिया जा रहा है तो टैक्सेबल है। ये पहले एग्जेम्प्ट होता था, लेकिन अब ये टैक्सेबल है फ्रॉम द 2022। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, व्हेन इज हायरिंग अ व्हीकल टैक्स फ्री। अब यहाँ पे ना आपको बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज समझने की जरूरत है। देखो, दो इंपॉर्टेंट केस होते हैं। एक में मान लो ये चिंटू है, ठीक है, चिंटू के पास एक ट्रक है या कोई भी व्हीकल, मान लो कोई भी एक व्हीकल है। अब उससे वो खुद से पैसेंजर को कैरी कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को बैठा के लेकर जा रहा है। एक तो ये केस हो गया, ये है केस नंबर 1, ध्यान रखना। दूसरा केस क्या है कि ये चिंटू है, इसके पास एक व्हीकल है और ये अपने व्हीकल को, मान लो एक ट्रक है, उस ट्रक को रेंट पे दे रहा है दूसरे को, किसी दूसरी एजेंसी को, किसी स्टेट गवर्नमेंट को या किसी और को। ये है दूसरा केस। अभी जो मैं आपको बात बताऊंगी ना, वो दूसरे केस की बताऊंगी। जब पहले केस की बात बताऊंगी तो मैं आपको स्पेसिफिकली मेंशन करूंगी। तो आपको कौन सा केस अभी दिमाग में बिठाना है कि चिंटू है, चिंटू के पास एक ट्रक है और ट्रक का यूज किस लिए हो रहा है? दूसरे पर्सन को रेंट पे देने के लिए। चिंटू खुद से पैसेंजर को कैरी नहीं कर रहा है अपने व्हीकल में। नाउ पहला केस आता है कि मान लो चिंटू ने अपना जो ट्रक था वो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को दे दिया, ठीक है। भले ही जो व्हीकल की कैरिंग कैपेसिटी थी वो मोर देन 12 पैसेंजर थी, लेकिन क्योंकि चिंटू ने इसको सिर्फ रेंटिंग पर्पस के लिए दिया है, ठीक है, सिर्फ हायरिंग करा है स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ने चिंटू का जो ट्रक था, तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब इसको ना थोड़ी डिटेल में समझो। देखो, चिंटू था, चिंटू ने एसटीयू को अपना ट्रक जो था वो हायरिंग पे दे दिया, मतलब रेंट पे दे दिया, और इसने इसको इसके बदले 10,000 रुपये मान लो दिए। तो चिंटू इन 10,000 रुपये पे कलेक्ट करते हुए ये नहीं कह सकता कि देखो ना जीएसटी और लगेगा इस पे, तो 10,000 पे ना मेरे को कुछ परसेंट जीएसटी का भी अमाउंट और ऐड करके दो, नहीं, क्योंकि जीएसटी लगता ही नहीं है इस केस में, ठीक है। इसके अलावा अगर लोकल अथॉरिटी को चिंटू अपना ट्रक देता है, और व्हीकल कौन सा होना चाहिए? इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल, और जो कैरी कर रहा है मोर देन 12 पैसेंजर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है ईओयू की, वो यहाँ पे मैंने लिखी है, आप पढ़ सकते हो। तो इस केस में भी जीएसटी नहीं लगेगा। मान लो चिंटू ने अपना जो व्हीकल है वो लोकल अथॉरिटी को दिया है, ठीक है, और लोकल अथॉरिटी ने इसके बदले में बड़ा ट्रक था तो इसको कितना अमाउंट दिया? 40,000 रुपये पे करे रेंट के। तो अब चिंटू इससे इनसे भी ये नहीं कह सकता कि जरा रेंट के जो 40,000 पे करे उसमें जीएसटी और ऐड करके दो, क्योंकि लोकल अथॉरिटी पे, मतलब ऐसे इस रेंटिंग सर्विस पे जीएसटी तो लगता ही नहीं, तो क्यों ही मांगेगा चिंटू, मांगेगा भी तो भी नहीं दिए जाएंगे उसे, ठीक है। समझ आई बात? यहाँ पे चिंटू खुद से पैसेंजर्स को लेके नहीं घुमा रहा है,
वो सिर्फ अपना ट्रक दे रहा है, अपना व्हीकल्स दे रहा है, हायर कर रहा है। इसके अलावा अगर चिंटू का ट्रक जो है वो जीटीए ले लेती है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ले लेती है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो भी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन हायरिंग टू द स्टूडेंट, अगर चिंटू की जो वैन है, अब ट्रक की जगह पे आ गई वैन, चिंटू की जो वैन है वो किसी ना इंस्टीट्यूट ने ली है, ठीक है, इस स्टूडेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो उस केस में भी चिंटू को जो रेंट पे किया जाएगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू द लास्ट कैटेगरी ऑफ एग्जेम्पशन, दैट इज इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल सर्विस। इस वाली कैटेगरी को ना मैं आपको टेबल की हेल्प से समझाना चाहती हूँ, क्योंकि ये टेबल की हेल्प से बड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो, मान लो एक ये बैंक है, ठीक है, अब ये चिंटू है, ये चिंटू गया बैंक पे और बैंक से इसने क्या लिया, लोन लिया। अब अगर लोन लिया है तो बैंक को इंटरेस्ट भी पे करेगा, करेगा ना, तो ये जो इंटरेस्ट पे कर रहा है इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगर कोई भी इंटरेस्ट या डिस्काउंट है तो ये एग्जेम्प्ट होता है। बट लेट सपोज कि बैंक ने क्या किया, प्रोसेसिंग चार्जेस ले लिए इससे, प्रोसेस चार्जेस या फिर डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस ले लिए 2000 रुपये, तो इस पे जीएसटी लगेगा, ये टैक्सेबल होता है। कोई भी अगर प्रोसेसिंग फी या सर्विस चार्ज है तो उस पे टैक्सेबल है। इसके अलावा अगर जो चिंटू है उसने क्रेडिट कार्ड लिया है और क्रेडिट कार्ड पे उसका इंटरेस्ट लग गया, ठीक है, लेट पेमेंट करी या कुछ और हो गया और इंटरेस्ट लग गया कुछ भी, तो क्रेडिट कार्ड पे जो इंटरेस्ट लगता है वो टैक्सेबल होता है, वो एग्जाम नहीं होता। इसके अलावा अगर सेल या परचेज हुई है फॉरेन एक्सचेंज की, इसको थोड़ा डिटेल में ही समझा देती हूँ। देखो, अगर कोई भी सेल या परचेज हुआ है फॉरेन एक्सचेंज का तो वो एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन ये एग्जेम्पशन ट्रांजैक्शन किन किन कैटेगरी के लिए आता है, सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए आता है। यही तीन जो है एलिजिबल पार्टी है। कौन? एक तो बैंक, अमंगस्ट ऑथराइज डीलर फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड बिटवीन बैंक एंड सच डीलर। सिर्फ इन तीन कैटेगरी के लिए आता है, ये ध्यान रखना। और इसी के साथ तुम्हारा एग्जेम्पशन पूरा होता है कंप्लीट। सो इसी के साथ आपकी यूनिट 1 ऑफ जीएसटी होती है डन डना डन डन कंप्लीट। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो। एंड गाइस, मुझे ना आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि ना एक न्यूमेरिकल वीडियो ले आऊँ, क्योंकि यूनिट 1 मैंने कंप्लीट करा दिया। अब यूनिट 1 के जितने मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उनसे किस तरीके के न्यूमेरिकल आ सकते हैं वो भी शायद प्रैक्टिस कराना बेटर रहेगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आप लोगों को न्यूमेरिकल वीडियो चाहिए यूनिट 1 की। अगर चाहिए तो फिर मैं फटाक से बना दूंगी, और अगर नहीं चाहिए तो चलते हैं फिर यूनिट 2 पे। थैंक यू।